अच्छा, मोहित यादव जी को समझना है म्यूचुअल फंड के पैसे, मतलब जो हमने डाल रखे हैं, वो निकालने का समय कब होता है? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। शेयरों के बारे में भी होता है, और आप कहीं भी पैसा लगाते हैं तो कुछ जगहों पे तो आपको पता होता है कि आपने बैंक में एफडी किया है तो इस समय पैसा वापस मिलेगा। आप रोल ओवर करना चाहें अलग बात है, लेकिन एफडी का एक फिक्स डेट होता है, इस दिन पैसा वापस मिलेगा। आप किसी पॉलिसी वगैरह में कुछ करते हैं तो उसकी भी आपको मालूम होती है मैच्योरिटी डेट क्या है। जहाँ पर ऐसी कोई मैच्योरिटी डेट होती नहीं है, वहाँ पर ये उलझन होती है, पैसा निकालना कब है? हुँ। देखिए इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन है मोहित, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, उसमें जब मर्ज़ी आए पैसा निकाला जाए। पैसा बहुत सोच समझ के पहला कब निकालना चाहिए, पहला जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो। देखिए आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपके ही समय किसी समय के काम आने वाले हैं। कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, या तो आपका घूमने का होगा, या आपका रिटायरमेंट के लिए होगा, या आपके बच्चों की पढ़ाई का होगा, या आपका मेडिकल इमरजेंसी का होगा। कुछ सोच के ही किया होगा। तो अगर आपने कुछ ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड में, तो ए जब उस ऑब्जेक्टिव का समय आ जाए तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए निकालिए। बी, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपने इन जनरल इन्वेस्ट किया हुआ है। इन जनरल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ, मुझे मान लेते हैं कि मैंने ₹100 इन्वेस्ट किए थे और ₹1000 उसकी वैल्यू हो गई। आज के तारीख में मुझे ₹100 की ज़रूरत है किसी अपॉर्च्युनिटी के लिए। तो अब ₹100 अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, तो आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो अपना एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को आप यूज़ कर लीजिए, या आप कहीं से फंड कर दीजिए उसको। इन प्लेस ऑफ कहीं फंड करने से अच्छा है अपने पोर्टफोलियो का 10% निकालिए, उस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि अपॉर्च्युनिटी में आर्बिट्रेज अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं है। कहने का मतलब आपका म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न देता है सालाना। आप जिस अपॉर्च्युनिटी के लिए उसको निकालना चाहते हैं, क्या वो उसके बराबर है, उससे बेहतर है, उससे कम है? वो एनालिसिस करके फिर उसको यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, आपको ये चीज़ शायद इन जनरल आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं करता हूँ। इस केस में क्या है कि एक पैरामीटर मैंने लगा रखा है, एक वैल्यूएशन का रेंज होता है, जो हम डिस्कस भी करते हैं यहाँ पे। उस वैल्यूएशन के रेंज में अगर चला गया, जो मान लीजिए कि मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी भी मार्केट का वैल्यूएशन या स्टॉक का वैल्यूएशन उससे ज़्यादा हो गया, उसके फंडामेंटल को एक बार एनालाइज़ कर लीजिए। अगर उतना ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया जो कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो उसमें से 10% जो अमाउंट है ना, उसको असाइड कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये भी बताता हूँ। देखिए 10% आप जो अमाउंट असाइड करेंगे ना, उसमें ये पॉसिबिलिटी रहेगी और ये असेसमेंट करना होगा आपको विथ अपॉर्च्युनिटी लॉस, कि वहाँ से मान लेते हैं कि 15-20% और भी राइज़ हो सकता है, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा वैल्यूएशन चला गया, इसका मतलब तो है कि बहुत स्ट्रेच ऑलरेडी है, लेकिन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक भी जा सकता है। तो उस केस में आपको 10, 15, 20% छोड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन आप ये जो 10% सेट असाइड करेंगे ना, ये 10% आप कहीं न कहीं रिस्क फ्री में डाल देंगे, और रिस्क फ्री में आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। कुछ नहीं भी होगा अगले साल 2 साल में, आपका अपॉर्च्युनिटी लॉस उधर मान लेते हैं 20% का हो गया। 7% पे आप इधर गेन भी तो करेंगे, तो 20% का अपॉर्च्युनिटी लॉस और 7%, 15% का गेन, नेट आपका लॉस कितना होता है? 5% का। जब वो स्टॉक्स या मार्केट करेक्ट करता है ना, तब आपको मोर देन 20-30% का करेक्शन मिल जाता है। ये 5% का अपॉर्च्युनिटी लॉस जो होता है ना, एक्चुअली 30% करेक्ट करता है मार्केट, तो 5% माइनस कर लीजिए, 25% अपॉर्च्युनिटी गेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर से सुन लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ किया जा सकता है और ये मैं करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना वो पढ़ाई-लिखाई एक्सपर्टीज़ रखना पड़ेगा। ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, आपको अगर म्यूचुअल फंड की बात है तो एक बड़ा व्यू ले लीजिए। अब बड़ा व्यू कैसे लेंगे? हमने बड़ा व्यू लिया है कि 2028-29 तक निफ्टी 37-40,000 हो जानी चाहिए। तो हम हैं 23-24 हज़ार पे। यहाँ से डाउनसाइड कितना हो सकता है? 20% का। यहाँ से अपसाइड कितना हो सकता है? 80% तक का हो सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है आपका? 1:4 का है। 1:4 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में अब आपको डिफाइन करना है कि आप इतना लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर इतना लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, तो आपको 20% का रिस्क लेना चाहिए और बने रहना चाहिए। नीचे आए तो और इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर उसको रिटर्न को मैग्नीफाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट इतना बढ़ चुका है, हम वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे,
तो उस केस में फिर से आपको 10 से 25% निकालना चाहिए, जैसा मैं आपको अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ जब तक आपका बहुत सिचुएशन डायर नीड नहीं हो जाए, आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट में बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टमेंट में जमे रहने से, उसमें जमे रहने से मिलता है। तो नीड बेसिस ही पैसा निकालिए, या अपॉर्च्युनिटी कुछ अच्छी है तो निकालिए, या एनालिसिस कर लीजिए जहाँ से आपका, मैंने आपको जो रिलेटिव अपॉर्च्युनिटी के बारे में समझाया वैसा रिलेटिव अपॉर्च्युनिटी है। तो इन सब को एनालाइज़ करके ही आपको निकालना चाहिए, अदरवाइज़ बेस्ट वे इज़ टू बी डिसिप्लिन्ड नॉट टू एग्ज़िट। जी। अच्छा सुमेश, इसमें एक तरीका होता है, मान लीजिए आप ये तो निकालने के बारे में सवाल है कि कितने समय के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से, वो उसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड भी, शेयर भी। मान लीजिए हमने सोच रखा है कि लंबे अवधि के लिए हमने निवेश किया है और इस समय हमें तुरंत कोई पैसे की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है मूल्यांकन महँगा हो गया है, वैल्यूएशन बहुत इतने स्ट्रेच्ड हो गए हैं कि यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है बाज़ार में। तो उसके हिसाब से आप सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा पैसा निकाला जाए। लेकिन मतलब फिर क्या हम वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बन जा रहे हैं उसमें? नहीं राजीव जी, ये ऑब्जेक्टिव दूसरा है ना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारा। अब हमने पिछले डिस्कशन को ही ले लीजिए, जैसे हमने लिंडे की बात की थी। तो अब लिंडे का एग्ज़ाम्पल लेके इसलिए समझाना चाहूँगा आपको कि वहाँ पे अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। अब अभी का जो मूल्यांकन आप कह रहे हैं, ये तो अगले 3 साल की भी अर्निंग को ये फैक्टर करके बैठा है। मेबी 4 साल की अर्निंग को भी फैक्टर करके बैठा है। तो यूफ़ोरिया में क्या लिंडे 10,000 नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। लेकिन लास्ट का जो 10% होता है ना, वो रिस्क ज़ोन में चला जाता है। अब जहाँ तक रही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपको थोड़ा रोटेशन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन किस चीज़ का साइकिल है। अगर हम हमेशा मेटल में ही रह गए, हमेशा कंजम्पशन में ही रह गए, तो ऐसा पैसा हमेशा बनेगा नहीं। थोड़ा रोटेशन, अब ख़ासकर ये जो 2020 के बाद का जो मार्केट है ना, इसमें आपको थोड़ा टैक्टिकल या डायनामिक मैनेजमेंट आपको लगेगा ही लगेगा। बिकॉज़ आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है। उसी रेंज में आपको मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं और मल्टीपल सेक्टर में अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको आरओआई अगर ऑप्टिमाइज़ करना है, तो थोड़ा डायनामिक पोर्टफ़ोलियो को तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और प्लस मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% निकलने की ज़रूरत है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए कि कोई चीज़ डबल हो सकती है, लेकिन मेरे पास एक अल्टरनेट है जो यहाँ से 3 टाइम हो सकती है, तो मुझे 10% के चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज़ मैं लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बन रहा हूँ। मैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में ही हूँ और उसके रिटर्न को और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो एफिशिएंट फ्रंटियर है, उसमें हम जाके क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं ना कि हमारा जो 15-20% का रिटर्न था, हम उसको और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ट्रेड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, रादर अपने लॉन्ग टर्म को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अब इसी को मैं दूसरे ढंग से पूछना चाहूँगा। मान लीजिए मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्ट्रेच्ड हो गई हैं और अभी मुझे रिवर्सल दिखा नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि मैं इमीडिएट एक्शन लेने के बदले, मतलब तुरंत कुछ पैसा निकाल लेने के बदले, मैं वहाँ पर बिल्कुल जैसे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिहेव करता है, उस तरह से बिहेव करूँ? मतलब मैं अगर मंथली चार्ट देख करके या वीकली चार्ट देख करके अ, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने साइकिल को छोटा कर लूँ। मैं उसको मेबी डेली चार्ट या आवरली चार्ट देख करके मैं समझने की कोशिश करूँ कि बाज़ार बाज़ार या वो पर्टिकुलर शेयर कहाँ से रिवर्सल लेने जा रहा है। और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा एक व्यू बन चुका है कि स्ट्रेच्ड है, निकलना है। अब उसमें भी अगर मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा उसको फाइन ट्यून करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट पे ले जाऊँ उसे और वहाँ पे देखना चाहूँ कि जब आवरली चार्ट पे मुझे रिवर्सल के सिग्नल मिल जाएँगे, तब मैं निकल जाऊँ। नहीं करना चाहिए राजीव जी, ट्रेन छूट जाएगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है ना, सबसे पहले जिस सेक्टर में आपका वो स्टॉक है, उस सेक्टर के व्यू को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर उस सेक्टर में अगले 5-10 साल का पोटेंशियल है और सेक्टर सिक्लिकल इन नेचर नहीं है, तब ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अगर सेक्टर सिक्लिकल इन नेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि शायद मैं अपना सवाल ठीक से नहीं समझा पाया। हाँ अ, बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर काउंटर या मार्केट के पर्सपेक्टिव में अगर मेरा ये व्यू बन गया कि हाँ, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए हैं, मुझे कुछ पैसा निकालना है।
तो वो पैसा मैं आज निकालूँ या वेट करूँ जब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी रिवर्सल के सिग्नल आ जाएँ उसके बाद? ओके, दिस वे नहीं, आप आज भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं बिकॉज़ वैल्यूएशन, हम तो यहाँ पे वैल्यूएशन रीड कर रहे हैं ना, हम तो टेक्निकल्स रीड ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा मैं एक्सट्रीम उसमें तड़का वैल्यूएशन लगा रहा हूँ ना डिस्कम्फर्ट है, टेक्निकल का, और वो भी शॉर्ट टर्म का। हाँ, तो अगर हमारा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है ना, तो हमें थोड़ा-सा पैसा निकाल लेना चाहिए बिकॉज़ वहाँ पे फिर हमको चार्ट मिक्स नहीं करना चाहिए। चार्ट मिक्स तब करना चाहिए जब हमें वैल्यूएशन का कोई इश्यू नहीं है और फिर हमें डिसीज़न लेना है कि मान लीजिए मोमेंटम चला जाएगा या शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब हो जाएगा या फिर से 1.5 साल के कंसोलिडेशन में चला जाएगा, तो 50 डीएमए लगा लीजिए। 50 डीएमए से 5% का डेविएशन हो गया तो चांस लेके हम वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट को तो चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान रखना चाहिए वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी मतलब एक्सट्रीम वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं और वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो रहा है, तो वो देखिए वैल्यूएशन एक्सपेंशन है, वहाँ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट कब होना चाहिए? 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकल चुका है और आपके कंपनी के अर्निंग्स बढ़ ही नहीं रहे हैं और सेक्टर में कोई पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा है। उस केस में आप निकाल लीजिए, नहीं तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट का डेफिनिशन भी इतना सिंपल नहीं है। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट का डेफिनिशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस एंड सेक्टर पोटेंशियल, वो दोनों के साथ ही करना चाहिए। जी।